and namaskar to all respected faculty members who are attending. मेरे ख्याल से मुझे हेंस फर्दर मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए. जी सर, So, हम हिंदी यूज करेंगे. मैडम, इज इट माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर, स्क्रीन विजिबल है सर. हम हिंदी में ही डिस्कशन करेंगे. ठीक है. यस मैडम. सो वेकअप कॉल, आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में. चूंकि सभी मेरे समक्ष जितने भी लोग शायद सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन को, वो आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, बहुत ही मैं हम्बल सबमिशन के साथ में एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि वो सब हमारे गुरुजन हैं और हर गुरु के पीछे हजारों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. सो हमने टॉपिक रखा है वेकअप कॉल, कन्वर्टिंग थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. जो भी हमारे सामने अभी समस्याएं दिख रही हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू दिस आवर क्लाइमेटिक चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो अभी हम उस टिप पर आ गए, इरिवर्सिबल टिप पे, उस पॉइंट पे आ गए कि अभी हम बात नहीं कर सकते. देयर इज नो टाइम टू टॉक ओनली, इट्स अ टाइम टू एक्ट. हमको इमीडिएटली एक्शन लेना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के अंडर में एक्शन टेकन में हमको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम यहाँ देखेंगे 2022, क्योंकि अभी नया वर्ष अभी जस्ट शुरू हुआ है और हमारा दूसरा महीना खत्म होने को आया है 2023 का. तो थोड़ा सा एक मैं 10 मिनट का समय 2022 में क्या हुआ था, किस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है और हमको चेंज होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इमीडिएट एक्शन लेना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों ये सारी चीजें हमारे लिए वेकअप कॉल है, ये हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे. सो अगर मैं 2022 की तरफ में देखूं, सो इसी फरवरी एंड से मार्च में, इसी महीने में हमने गर्मी का जो रिकॉर्ड था हमारे पूरे एरिया में, इंडिया पाकिस्तान पूरे रीजन में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है. जो लास्ट मार्च था, लास्ट फरवरी एंड था, वो हॉटेस्ट था 122 ईयर्स में. बहुत ज्यादा सीवियर था पिछले बार. अर्ली हीट वेव था, सीवियर हीट वेव था एंड प्रोलॉन्ग हीट वेव था. नॉर्मली हम लोग विदर्भ बहुत ज्यादा गर्म है. हम चूंकि नागपुर में अभी बैठे हैं, नागपुर से बात करने, हमारा सेंटर भी नागपुर में है, यूजीसी ट्रेनिंग सेंटर. सो नागपुर को, विदर्भ को बहुत ज्यादा हॉटेस्ट माना जाता था, बट लास्ट ईयर इस मिथ को तोड़ा गया है और इसमें ये हमने एक्सेप्ट किया है कि नहीं नहीं नहीं, गुड़गांव भी 49 गया था, दिल्ली 48 गया था, पूना 44 हुआ था, उत्तराखंड जहाँ के हम ठंडी हवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वहां पे भी जंगल में आग की घटनाएं हुई थी पिछले साल. सो इवन अप्रैल में से 40 के ऊपर में 44 43 क्रॉस होना शुरू हो गया था हमारे लिए. और ये इसके चक्कर में हमने पिछले बार ना सिर्फ हीट वेव देखी बल्कि बहुत सारे डिजास्टर हमने 22 में इसी पीरियड में विटनेस किए थे. मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 अप्रैल से 11 अप्रैल के एक छोटे से स्पैन को अगर हम लास्ट ईयर के 2022 का अगर हम ले, सो ऑलमोस्ट 1141 बड़ी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हमने उत्तराखंड में देखी. सी, उत्तराखंड बहुत मॉइस्ट है. हमारी बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थान है, गंगा है, बाकी चीजें हैं. सो वहां पे जंगल की आग की घटनाएं महज एक हफ्ते के अंदर में 1100 1150 घटनाएं होती है. क्यों हो रही है? वो कोई बीड़ी जला के फेंक रहा है या कोई मिस्चीवियस एलिमेंट है? नहीं, ये जितनी भी घटनाएं हुई है, ये जो हमारा सूरज का जो लेंस नीचे जाता है जमीन पे, झाड़ पेड़ों में से, पत्तियों में से जो लाइट झर के नीचे गिरता है, वो जो कंटिन्यूसली एक स्पॉट पे गिरता है. बचपन में कांच से पेपर जलाया करते थे, खेलते थे लेंस से, मराठी में हम उसको भिंगा बोलते हैं. तो उस जलने के कारण का दूसरा कारण, उस लाइट का एक जगह फोकस होकर आग पकड़ने का कारण है कि जमीन का मॉइस्चर लेवल खत्म हो जाना. और वो छोटा सा एक तिनका जलता है और फिर हवा से वो जंगल की आग की घटनाएं होती है. सो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ठीक है बाकी जगहों के जंगल सूखे हैं, बाकी जगहों पे ड्राईनेस है, बट यहाँ तो हरे भरे जंगल थे, मॉइस्चर लेवल हुआ करता था. यहाँ पे आप अगर गूगल करेंगे या अगर आप आईएमडी की रिपोर्ट देखेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, न्यूज़पेपर देखेंगे पिछले साल के, मैं 12 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो 8 दिन के अंदर में इतनी ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखी है. लास्ट ईयर ही हमारा
जो टेम्परेचर था नॉर्मल से 5 डिग्री बढ़ चुका था पिछले सालों के मुकाबले में। और ये एवरेज है ये। अगर अंटार्कटिका जाते आप तो 20 डिग्री, कुछ जगह 30 डिग्री बढ़ चुका था। जहाँ -40 हुआ करता था वहाँ -20 तक के गया है। तो इन एन एवरेज वर्ल्ड का 5 डिग्री बढ़ा था। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है हमारा, ये एक हीट बॉल में कन्वर्ट हो गया था लास्ट ईयर, जिसके अंदर में चेम्बर बन गया था, जिसके अंदर से वार्म जो हवा है ऊपर जा रही थी और ऊपर से बाहर ना निकलते हुए वापस अगेन हमारे पास में आ रही थी। और वो एक हाई प्रेशर की लिड, एक बंद ढक्कन की तरह, एक चेम्बर की तरह पूरा का पूरा एरिया हमारा हो चुका था। इसीलिए वो हमको सीवियर हीट वेव लग रही थी। और इसके चलते लैंड सरफेस जो है, जो जमीन का जो एरिया है, वो पृष्ठभाग जो है, ऊपर का जो सरफेस है, ग्राउंड का जो सरफेस है, वो इन एन एवरेज 62 डिग्री टेम्परेचर अटेन कर चुका था जमीन। वातावरण में ऊपर हमारा जो टेम्परेचर हम 44, 45, 48 बोलते हैं, वो बाहर का एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन लैंड बहुत बुरी तरीके से सीवियरली, आप ये मैप पे देख रहे होंगे, अगर अगर नहीं दिखाई दे तो प्लीज मुझे बोलिएगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा। आई थिंक द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल। तो ये यस सर, विजिबल है। 62 डिग्री टेम्परेचर एवरेज लैंड सरफेस हो गया था। अब इसके चलते और इसके पहले की सारी घटनाओं के चलते कंटिन्यूस आइस मेल्ट हो रहा है अंटार्कटिका से और सभी जगहों से जहां जहां उनके स्टोरेज है। मिनिमम मिनिमम 18,000 टन एक सेकंड में मेल्ट हो रहा है आइस। ये मिनिमम है। ये कई कुछ एरिया में 22,000 है, मैं आगे बताऊंगा वो सारी चीजें। और ये एक साल में शुरुआत हुई थी 156 गीगा टन से। अब ये क्रॉस हो चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 172 गीगा टन। जब हम 2018 में थे, जो स्पीड थी आइस की मेल्ट होने की, 2019 में ज्यादा बढ़ी, 20 में ज्यादा बढ़ी, 22 में ज्यादा बढ़ी, और भगवान ना करे अभी 23 में और ज्यादा बढ़ने वाली है। 1 गीगा टन अगर आइस कहीं मेल्ट होता है अंटार्कटिका से, तो उसमें आप ओलंपिक साइज का जो बहुत जेंट बड़ा स्विमिंग पूल होता है, वैसे आप 6 लाख स्विमिंग पूल बना सकते हो। अब आप सोचिए कि अगर 172 गीगा टन है तो कितने करोड़, इतना लीटर पानी वो कंटिन्यूसली समुद्र सतह पे मेल्ट होके आता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके चलते जितनी भी हीट है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ये एक चेम्बर बन गया है, ऊपर लिड लगी है, और ये हीट जनरेट होती जा रही है, जनरेट होती जा रही है, जनरेट होती जा रही है। अब ये हीट जाकर ही जब इतनी जनरेट हो रही है, तो निर्माता ने सृष्टि निर्माण इस तरीके से किया है कि ये सी 80% सी सरफेस इसके चक्कर में आ गया, इसको एब्जॉर्ब किया सी ने, एंड अगेन सी हीट वेव के अंदर में आ चुका है। लैंड ही नहीं आई है, एटमॉस्फेयर ही नहीं आया, ग्लेशियर ही नहीं आया है, बल्कि सी सरफेस इटसेल्फ 80% हीट वेव में आ चुका है। और जिसके चलते अब ये चारों तरफ, अगर आज भी देखेंगे, लास्ट ईयर को भी कंपैरिजन करेंगे, या इस महीने के एंड में या अप्रैल में अगर हम कंपेयर करेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि पूरा का पूरा सैटेलाइट पिक्चर सी जोन का, लैंड का नहीं, इस तरीके से रेड, डार्क रेड, और इस तरीके से टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। अब इसका नतीजा क्या होता है, जब समुद्र का सरफेस ज्यादा बढ़ गया, तो ये अगेन ज्यादा प्रेसिपिटेशन, ज्यादा मॉइस्चर एयर में, और ज्यादा बारिश, और सीवियर बारिश। सो अगेन वो और एक बुरे परिणाम की तरफ में जाता है, जिसको हम अल नीनो, ला नीना, ये इफेक्ट जो बोलते हैं। और इसका पिछले साल से ही पता चल जाता है हमको। इसका 2022 का हमको लास्ट ईयर ही पता चल गया था, 2021 के सितंबर अक्टूबर में से, कि ये इस तरीके का लो प्रेशर डेवलप होता जा रहा है, और टेम्परेचर में इस तरीके से आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे, देन हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एंड देन उसके रिजल्ट में समुद्र सरफेस गर्म होगा, और उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और इस बार भी वही इफेक्ट हमारा कंटिन्यू कर रहा है। ये इस तरीके से, ये समुद्र सरफेस में हमारे पास में नॉर्मली वेस्टर्ली जो हवाएं जो बहती थी, वो इधर थोड़े बहुत पानी की फुहारें लाती थी फरवरी मार्च में, जो अब नहीं ला रही है। और उधर अमेरिका की तरफ में जाके वो बर्फबारी और वो सारी चीजें करती थी। बट सी सरफेस बहुत ज्यादा हीटअप होने के कारण, प्रेशर के बेल्ट अलग अलग जगह निर्माण होने के कारण, इनके डायरेक्शन बदल गए हैं। अब ये जो हम सोच सुन रहे हैं अभी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, यूरोप में हमने कभी सुना था कि यूरोप में भी बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक होगा, या हमने यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी कहीं सुनी नहीं थी वहां हो रही है। तो ये सारा चक्र डिस्टर्ब हो चुका है ऑलरेडी। और इसके चलते, इन सारी चीजों के चलते
सी लेवल राइज होता जा रहा है और ज़्यादातर वर्ल्ड की जो मेन सिटीज है वो अंडर थ्रेट आ चुकी है। और अंदर जितने भी क्रिएचर हैं उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनका जो फीड था, उनकी जो कोरल लीचिंग्स थी वो अगेन डिस्टर्ब हो चुकी है। और फिर रोज टनों टनों प्लास्टिक की बोतल हम उसके अंदर में ऐड करते जा रहे हैं। और इसी के चलते में वो सारे तूफान आए थे और वही चीज भगवान ना करे इस बार भी आगे होने वाली है। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लाइन से कैटरीना आई थी, उसके बाद में फिर हुर्रिकेन आया था, उसके बाद में फिर वायु आया था, ये सब पूरी की पूरी एक सीरीज है। और ये फ्लड इसने कई सारी तबाही मचाई थी, फिर हमारा भगवान ना करे लेकिन हमारा वेट कर रहा है इस बार भी। तो और ड्रॉप भी आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बर्फ पिघल रही है और बहुत ज्यादा पानी हो रहा है। कुछ रीजन के अंदर में कैलिफोर्निया और कुछ जगहों पे सीवियर ड्रॉप है, कई प्रदेश सूखे में भी प्रॉब्लम में है। हमारे यहाँ यूपी में बहुत बाद में बारिश है, सूखा पड़ गया, पहला सीजन चला गया था पिछले साल का, पिछले जून जुलाई 2022 का सीजन हम खो चुके थे ऑलरेडी। और फिर एक एक रीजन को भी अगर हम देखें, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिलियंस ऑफ एकड़ ऑलरेडी जल चुका है और इस बार भी भगवान ना करे जलेगा। और इन सब के चलते चलते साथ में एक एडिशनल चीज जो होती है वो अचानक कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा या कोई अचानक किसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस करना। जैसे अगर 2021 में भी लास वेगास में और इन सब जगहों पे कनाडा में अचानक हीट वेव आ गई थी, 600 लोग मर गए थे। अगर आप गूगल करेंगे चेक करेंगे तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक हीट वेव आएगी और अचानक टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ जाएगा। उन्होंने कई जगह कूलिंग टावर लगाए, उसको ठंडा करने की कोशिश किया, शेल्टर होम बनाए, मगर वो प्रयत्न सब फेल हो गए और अल्टीमेटली बहुत सारा लॉस हुआ और मौतें हुई बहुत सारी। सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन 2022 में भी हमने देखी थी और आगे भी ऐसा हो सकता है। इसकी घटनाएं हमको कुछ पुष्टि कराती है, लाइक चमोली का जो ग्लेशियर बस्ट हुआ था वो वहां से शुरुआत हो गई थी, एक अनइमेजिबल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस की और ऑलरेडी वो शुरुआत हो चुकी है। जब 2020 में नेपाल के जो सेंटर है जिन जो हिमालय की पूरी क्लाइमेट कंट्रोल की चेंज की परिस्थिति को मेजर करते हैं, उन्होंने वार्निंग किया था, सभी लोगों ने वार्निंग किया था, हमने उसको सीरियसली नहीं दिया था। और चमोली में अचानक एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा और एनटीपीसी का पूरा पावर प्लांट और कई सारे लोग चले गए। आज की तारीख में भी 145 लोग लापता है, अभी तक के वो डेड बॉडीज नहीं मिली है। उसके पहले हम केदारनाथ में हम त्रासदी देख चुके हैं। सो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है जो हिंदू कुश कहलाता है, क्योंकि हम हिमालय को हम सोचते हैं कि ये हमारा भारत का प्रहरी है और हमको यहाँ से गंगा जमुना और सारी चीजें मिल रही है, मगर एक्चुअल में ये हमारा तो है ही है, बट इसी हिमालय रेंज से कई सारे देश पानी पा रहे हैं, कई सारे देश और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है उनको। बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की जो नदियां हैं बीच वो यहीं से निकल रही है। इसके ऊपर हिमालय रेंज के ऊपर में आश्रित है अफगानिस्तान, इसके ऊपर आश्रित है पाकिस्तान, इसके ऊपर आश्रित है नेपाल, भूटान, बर्मा और हम। तो वर्ल्ड की जो मेजर पॉपुलेशन है, हर पांचवा आदमी इससे बेनिफिट ले रहा है हिमालय रेंज से पूरी की पूरी। और ये वाटर टैंक है पूरे दुनिया का, ये पल्स है इस प्लेनेट की, पल्स है। और यहाँ का जो मेन सोर्स है वो ग्लेशियर्स है। वो सैकड़ों 800 या 900 के ऊपर में फैले हुए वो वाटर के बड़े 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 रिजर्वायर है, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, जो टेम्परेचर के कारण पिघलते जा रहे हैं। और इनके पिघलने का ही कारण हमने देखा था चमोली की घटना और उसके बाद वाली घटनाएं। और ये बहने के कारण ही और बाकी की ह्यूमन एक्टिविटी होने के कारण अभी हमने जोशीमठ में लैंडस्लाइड भी देखा है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये जिस तरीके से जगह जगह पे पहाड़ों में खासतौर पे जमीन धंसने के प्रकार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार 2022 में भी हमने देखा, 21 में भी देखा कि चलते चलते रोड के ऊपर में पहाड़ गिर गया या रोड धंस गई। अभी तक 21 में 20 में रोड धंसने की घटनाएं देखी हमने, लेकिन
अभी हम पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका धस रहा और बैठ रहा है, ये घटनाएं देख रहे हैं। और ये यहाँ पे नहीं है, ये बाकी देशों में भी है, ये ग्लोबल, ये इफेक्ट इसका हो ही रहा है। सो ये सारी चीजें 2022 की मैंने आपको रिकॉल करने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, क्योंकि हम बहुत जल्दी त्रासदी को भूल जाते हैं। हम केरल भूल गए, हम सातारा सांगली भूल गए, हम बॉम्बे भूल गए, हम पूरे देश के फ्लड भूल गए, हम तेलंगाना भूल गए, हम आंध्रा भूल गए, हम भूल जाते हैं। ये 2022 में इतने बड़े बड़े संकटों से हम गए हैं। जून जुलाई में पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसके अंदर में 7 लाख घर चले गए थे, विस्थापित हुए थे। अगर 5 मेंबर भी अगर एक मिलाया जाए तो 40 लाख लोग विस्थापित हुए थे। अब ये सोचिए, अगर हिंदू कुश की सारी नदियां पिघलने लग जाएगी तो इसके ऊपर में सबसे बड़ा जो नीचे वाला हमारा बेल्ट है, यूपी है, बिहार है, और ऊपर का नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, जिनकी नदियों के ऊपर हमारी खेती और पूरा का पूरा एरिया डिपेंडेंट है, उनमें पहले फ्लड आएगा और बाद में वो सूखना चालू होगी। तो वो उनको फोर्सफुली, उनको कोई चारा नहीं होगा, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा नीचे की ओर में। तो ये सारी चीजें की शुरुआत हमको हो चुकी है, हमको दिख चुकी है। लेकिन फिर भी दोबारा एक बार मैंने समझा कि आपको मैं वो सारी चीजें दिखा दूं। अब 2023 की बात करते हैं, जिसके अंदर हम आ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें इस जनवरी फरवरी में हम विटनेस कर चुके हैं। क्रॉस डिपेंडेंसी एक संस्था रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन को भी पूरा गाइड करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम, गार्जियन और बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के न्यूज चैनल में भी आती रहती है और आई है। और उन्होंने ये बताया है, उन्होंने 2600 स्टेट या रीजन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के, उनका बाकायदा सर्वे किया, उनकी पूरी स्टडी की इस 2020 के बाद में 21 में उसका क्या परिणाम हो सकता है उसके लिए। और उनके पूरे वेरियस फैक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। इसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि बहुत हालत और सीवियर हो चुकी है, और 23 जो है, 23 बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उसके अंदर में न्यूयॉर्क में उन्होंने न्यू ओशन पॉलिसी डिसाइड किया है। यूएसए वो कंट्री है कि जहाँ से अब बड़े बड़े एरिया में से माइग्रेशन कंटिन्यूस होता जा रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था। हम अमेरिका जाना पसंद करते हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद में, और हम चाहते हैं कि वहाँ का ग्रीन कार्ड और वहाँ शादी और वहाँ सारी चीज़ें हो जाए हमारे बच्चों की। बट मैं बता दूं आपको कि वहाँ इंटरनली माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। न्यूजीलैंड, जिन्होंने एस्टिमेट कर दिया कि $8 बिलियन का नुकसान तो ये जो साइक्लोन था गिब्रेल, इससे हो सकता है भी, और हो चुका है बहुत सारा, और हो सकता है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने पेट्रोल और डीजल की कार पे बैन लगा दिया है। 2035 तक के बाद से कोई कार उस तरीके से ली नहीं जाएगी। कार्बन उत्सर्जन को, कार्बन इमिशन को रोका जाएगा। इस तरीके से कई कंट्री है। यूएई ने एक, यूएई तो अभी होस्ट है अगले COP28 के लिए। वो खुद होस्टिंग कर रहा है, जबकि वो खुद पेट्रोल बेचने वाला देश है। पेट्रोल और क्रूड ऑयल और डीजल और रॉ मटेरियल सप्लायर है। अर्जेंटीना ने अपना एक वो किया है। कई लोगों ने अभी मिनिस्ट्री है कई जगह पे, तो मैराइन के जो डिजास्टर है उससे निपटने के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है। सो हमारे लिए क्या है इस सारी रिपोर्टों में, इंडिया के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, इसमें 50 स्टेट जो है जो खतरनाक है, पूरे सबसे ज्यादा रिस्क पर है, सबसे ज्यादा जिन जो धोखे में है, उन 50 स्टेट में 9 स्टेट, बल्कि 23 स्टेट, 23 स्टेट वो इंडिया में है, हमारे हमारे लिए है। और 100 सिटी उन्होंने मार्क किया है इन 50 स्टेट में। 2600 में से 50 सबसे ज्यादा इन डेंजर है, जिसमें से 50 में से 23 हमारे पास में, 9 स्टेट और कुछ सिटीज ऐसा मिला के सबसे ज्यादा हाई रिस्क में 2023 के लिए। और क्या हो सकता है उनके अंदर में, अगेन अगेन उनके अंदर में यही सारी चीजें फिर दोबारा उस रिस्क में है। जैसा स्टडी में जो मेन मेन पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं, वो हीट वेव सबसे ज्यादा कवर किया। उन्होंने 153 हीट वेव को स्टडी किया है, जिसके अंदर में हमारे पास में 75-100 तक की रिस्क की गारंटी है। ओशन हीट वेव की हमारे पास में 20 उन्होंने स्टडी किया है, हमारे पास में वो चांसेस है। वाइल्ड फायर की घटनाओं के चांसेस हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। तूफान जो आने वाले हैं, स्टॉर्म,
हुरिकेन, वो 39 की स्टडी किया और उसमें भी हम इन डेंजर में है। सूखे के भी चांसेस है इन 50 स्टेट में जिसमें हम भी आते हैं। फ्लडिंग, फ्लडिंग तो हमको आदत हो गई। जून जुलाई के बाद से हमको पूरे देश में हम वही सीन देखते हैं, हेलीकॉप्टर से वो किया गया, ये किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आया, एनडीआरएफ आया, रेन एंड फ्लडिंग, एंड कुछ जगहों पे कोल्ड स्नो और बर्फबारी या गारपीट। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला है। तो वाकई में अभी 13 फरवरी का मैं पिक्चर आपको बता रहा हूँ, ये इनकी जो जितनी भी स्टडी है ये रिलेवेंट है और एक्चुअल है, क्योंकि ये एंटार्क्टिका का वो फोटो है जो अभी जस्ट लिया गया है। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सर्च करना चाहें तो। आइस का जो लेवल है, ये पूरा का पूरा एंटार्क्टिका जितना भी ग्रे दिख रहा है ये पूरा व्हाइट दिखना चाहिए था, लेकिन बहुत तेजी से पिघल रहा है। और जो छोटा सा जो व्हाइट आपको जो दिखाई दे रहा है और उसके सराउंडिंग में जो येलो येलो जो चारों तरफ में जो मार्किंग जो दिखाई दे रही है वो येलो मिसिंग है पूरा का पूरा। बहुत तेजी से वहां का बर्फ गायब हो चुका है। और जो बहुत ज्यादा डार्क व्हाइट है वो बर्फ है, वहां पे काफी बर्फ है, और जहाँ पे डार्क व्हाइट नहीं है वहां पे वो कम है। सो इस तरीके से आज की हालत में सिचुएशन है, जबकि अभी आगे और टाइम बाकी है। ये अंटार्कटिका की बर्फ का लेयर का हाल है। और ये स्टेट बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जिनके जिनके यहाँ पे लिस्टिंग दी गई है। इसमें 50 में से 22वें नंबर पे बिहार है, 25वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 28 नंबर पे आसाम है, 32 नंबर पे राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है और केरल भी है, जो सीवियरली अफेक्टेड होने वाले हैं। और उसके अलावा जो वो सिटीज सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होने वाली है, शहर भी, जो भले ही महानगर नहीं है, भले ही वो समुद्र किनारे पे नहीं है, लेकिन वो स्टेट और वो सिटी भी होने वाले, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, हरियाणा के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, दिल्ली के और उत्तराखंड के। अब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22-23 स्टेट मैंने आपके सामने रखा हूँ। जब नॉर्मली कर्नाटक अफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली तमिलनाडु पे भी उसका असर जाता है। तो ये समझ के चलिए कि ऑलमोस्ट बचे हुए जो सराउंडिंग के जो स्टेट है वो भी बचने वाले नहीं है। उनके ऊपर भी 2023 में क्लाइमेट चेंज के जितने भी इल इफेक्ट्स हैं वो होना ही है, वो आने ही वाले हैं, ऑब्वियस है वो। सो ये पूरा विशेष साइकिल है 2022 का मैंने आपके सामने बताया। उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन हुई, स्टडी किया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सारे फोरम्स ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यूएन ने, सबने ये सब साबित कर दिया कि अब दोबारा भी हो सकता है, ये सिद्ध कर दिया। अब ये पूरा का पूरा ये विशेष साइकिल है। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कौन है ये? हम चूंकि हम सब एकेडमिक फील्ड से हैं, क्या प्लीज कोई एक एक रीजन कोई बता सकता है कि क्या रीजन है इन सब चीजों का? किसको ब्लेम दिया जाए? कौन है? Sir, exploitation of natural resources. जी सर, वन ऑफ द मेन रूट। लेकिन वो रिसोर्सेज से ये कैसे इम्पेक्ट हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो हो रहा है। ये क्या चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंपेल कर रही है? कॉज क्या क्या है? सर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, डिफॉरेस्टेशन। सर जो डिफॉरेस्टेशन से क्या इम्पेक्ट हो रहा है? एक्टिविटी। लेवल ऑफ CO2 बढ़ रहा है ना सर। यस हाँ। सर, यस लेवल ऑफ CO2 बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर Yes. इंक्रीज होने की वजह से गैसेस सर लाइफ स्टाइल लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर। लाइफ स्टाइल में कार, मोटर्स, ये सारी चीजें लग्जरीज आइटम को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके Yes, कारण sir. फैक्ट्री के भी अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है। तो बिल्कुल लाइफ सर, स्टाइल thank you so चेंज much. होने के कारण Yes, sir. बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो अब ये सर हमने, जी बिल्कुल सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज। सर जो CO2 नेचुरली रिलीज होता था और मतलब मेंटेन भी होता था कि फॉरेस्ट उसको एब्जर्व कर लेते थे, लेकिन अभी कैसा हो रहा है, रिलीज ज्यादा हो रहा है और एब्जर्व उतना हो नहीं पा रहा, जिस वजह से CO2 भी बढ़ रहा है। तो वही मेन रीजन है।
नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एफॉरेस्टेशन भी बताया आपने, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी बताया। और क्या होता है सर, जब भी हम पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की जब बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो विलन आता है, जो कल्पिट हमारे दिमाग में आता है, वो CO2 आता है। मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को इसीलिए मैंने यहाँ रोक के पूछा कि CO2 तो है, और ये सारी जो चीजें हैं उसका बेसिस CO2 है, लेकिन CO2 ही अकेला इसका बेसिस नहीं है। एक सर ने बहुत अच्छे से बोला कि लाइफस्टाइल भी इसके अंदर में इंक्लूड है। तो मैं आपके सामने सबमिट करना चाहूंगा कि ये सारा का सारा ह्यूमन इंड्यूस जो इमिशन जितने भी है उसके कारण है। अब उन ह्यूमन इंड्यूस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूं कि हम 800 करोड़ हमारी आज पॉपुलेशन है। जिस निर्माता ने हमको बनाया है उसने हमको ऑक्सीजन इनहेल करने की हमको सिस्टम दिया है, एंड एक्सेल करने के लिए, आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अकेला विलन होता या कार्बन डाइऑक्साइड खराब होता, तो ये इतनी अच्छी निर्मिति, जो सर्वोत्कृष्ट निर्मिति जो मनुष्य की है, वो कार्बन रिलीज नहीं करवाता निर्माता हमसे। वो कार्बन जरूरी भी है, जो ग्रीनरी है, जो वेजिटेबल हम खा रहे हैं, जो पेड़ पौधे, सबके लिए, उनके लिए कार्बन जरूरी भी है। बट उनका फॉसिल फ्यूल से जलाकर, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जलाकर कार्बन का PPT आज की तारीख में 428 के ऊपर PPM है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले 150 था, कार्बन प्लस थे हम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किए हुए अभी बड़ी मुश्किल से 100-150 सालों में हमने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, और अब लेवल बहुत हैजार्डियस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड गया है। बट हमारे पास में मशीनें हैं नेचुरल, जो कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन कर सकती है और उनको वापस जमीन में डाल सकती है। और वो मशीनें हैं वृक्षो रक्षति रक्षति, वो झाड़ है, वो प्लांट है, वो ट्री है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड खराब होने के बावजूद, PPM लेवल बढ़ने के बावजूद, कार्बन डाइऑक्साइड का निगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे वन टाइम, अगर 1 लीटर कार्बन है तो वो उसका निगेटिव इफेक्ट सिर्फ 1 ही लीटर है। लेकिन जो खाना मैं खाता हूं और जो मैं खाना फेंकता हूं, मेरे शहर में नागपुर में 350 मंगल कार्यालय, शादी घर है, और मेरा नागपुर का सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन 1250 मैट्रिक टन है, जिसमें से करीब करीब 60% किचन वेस्ट, फूड वेस्ट, झाड़ की पत्तियां और बायोडिग्रेडेबल कचरा है। अब ये सड़ता है और ये क्रिएट करता है मीथेन, और ये मीथेन का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, 1 लीटर कार्बन का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से 47 टाइम्स कई जगह पे घातक है, कई जगह पे उतना गुना ज्यादा निगेटिव इफेक्ट है। अगर 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं 1 लीटर मीथेन से कंपेयर करूं तो वो मीथेन 47 टाइम्स ज्यादा घातक है। उसके बाद में मैंने जो मेरे एग्रीकल्चर में या बाकी जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड, यूरिया, इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग से लेके यूजेस तक के, और इवन कुछ कार के इमिशन में भी NO2 और कुछ मशीनों के इमिशन में NO2 निकलता है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के निगेटिव इम्पैक्ट से 257 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है। 1 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के से 257 ज़्यादा टाइम घातक है। और उसके बाद में मैंने जो लाइफस्टाइल, सर ने बहुत सही वर्ड यूज किया, जो लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट किया हूँ, जिस तरीके के मैं खाना खाता हूँ, जिस तरीके के कपड़े पहनता हूँ, जिस तरीके का मेकअप करता हूँ, जिस तरीके से माइक्रोबिट से मैं टूथपेस्ट घसता हूँ, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। या जो मैंने कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में फंस के कॉपी पेस्ट कल्चर में मैं जो चीजें अडॉप्ट कर रहा हूँ, अभी हमको बताया जाएगा, कुछ हीरो हमको बताएंगे कि कुछ तूफानी करते हैं और कुछ ठंडा हो जाए, और वो हमको बोला जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक पीना जरूरी है। जिस देश में सारी मिठाइयाँ हैं, सारे के सारे व्यंजन पूरे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन चीजें अवेलेबल है, वहाँ हमको एक कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बताएगा कि मीठा हो जाए और मीठे के लिए फॉरेन की कैडबरी हमको खाना है।
सो ये सारी चीजें बनाने से लेके इन सब चीजों का प्रोडक्शन, स्टोरेज, लॉजिस्टिक, कंजम्पशन, डिस्प्ले, इन सब के अंदर में जो चीज निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. And that CFC is 1 liter CFC is equivalent to 12,500 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 12,500 गुना ज्यादा घातक है इसका इफेक्ट. अब हमने जिस तरीके का डेवलपमेंट अडॉप्ट किया है, चाहे मैं मकान बना रहा हूँ, चाहे मैं कपड़े पहन रहा हूँ, चाहे मैं पार्टी दे रहा हूँ, चाहे मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, चाहे मैं बेडरूम में सोते टाइम में सारी सारी मॉर्टिन और सारी चीजें लगा रहा हूँ, जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ, जो पेंट मैंने दीवारों पे लगाया, सारी प्रक्रियाएं, सारी प्रोसेस मेरे पैदा होने से वॉर्म से लेकर टॉम तक और मेरे मॉर्निंग के दिनचर्या से सवेरे से लेकर रात में सोने तक, ये सब की सब कहीं ना कहीं ये सारी ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशंस को क्रिएट कर रही है. मीथेन को क्रिएट कर रही है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्रिएट कर रही है, सीएफसी को क्रिएट कर रही है, वाटर वेपर को क्रिएट कर रही है, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रिएट कर रही है. और ये सब मिलके जो निगेटिव इफेक्ट इस एनवायरमेंट पे कर रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसके लिए जिम्मेदार कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, इसके लिए हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि CO2 तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब फॉसिल फ्यूल और सब जलने से होता है, लेकिन इसका परसेंटेज 70% जो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में है, वो अर्बन स्प्रॉल भी उसके लिए बहुत बड़ा कारण है. हमारा गांव छोड़ के शहर की तरफ माइग्रेट होना, चमक दमक के चक्कर में पड़ना, जबरदस्ती फैशन इंडस्ट्री में पड़ना, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जो कि सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है पानी को. एक 5 स्टार होटल को जितना पानी लगता है उतने में एक गांव की पूरी खेती हो सकती है और कई हजार लोगों का पानी हो सकता है. तो जिस तरह भी हमने अडॉप्ट किया है और माइग्रेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, और हम कंक्रीट के अर्बन हीट टैंक बनाते जा रहे हैं, वो इसको लीड करता जा रहा है. बायोमास की बर्निंग या जिस तरीके से सड़ना है, सिटी में हमको बोला जाता है कि गीला इधर रखना है, सूखा कचरा इधर रखना है, लेकिन ले जाके फिर एक जगह लैंडफिल में, डंपिंग यार्ड में उसको डाला जाता है और फिर बारिश आने के बाद में सड़ता है, वो लीचिंग होती है. आज भी हमारी सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सारी फार्मर्स का सोसाइटी का कारण और माइग्रेशन का कारण, क्योंकि खेती फेल हो रही है इसलिए माइग्रेट करना पड़ रहा है. रूरल में कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए ऐसा था. अभी हालांकि सिचुएशन अभी चेंज होती जा रही है. और सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट, सारे पैक्ड फूड खाने की हमको बड़ी आदत हो गई है. धीरे धीरे हम किचन भी छोड़ते जा रहे हैं. जोमेटो स्विगी से हमको बड़ा अच्छा लगता है ऑर्डर करना. तो ये सब जो सिनेरियो है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इस तरीके से पूरे जगह जगह आपको ये सीन कॉमन नजर आएंगे, अगर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो. और ये हीप के हीप, और ये भंडार बढ़ते ही जा रहे हैं. समुद्र में भी बढ़ता ही जा रहा है, सिटी में भी बढ़ता जा रहा है. हमने कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हर चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया है. हम साधारण नारियल पानी भी पीते हैं और नारियल घर के लिए लेके जाते हैं तो 5 स्ट्रॉ लेते हैं, 10 पॉलीथीन एक्स्ट्रा मांगते हैं. अब वो जमाना गया कि हम कम में काम किया करते थे. लेकिन ये पूरा का पूरा जो लोड है, ये इस अर्थ के ऊपर में, इस पूरे सिस्टम के ऊपर में इसका बढ़ते जा रहा है. ये कॉमन सीन है. आप कहीं पे भी चले जाइए, कश्मीर स्वर्ग है, या उत्तराखंड चले जाइए, या ऊटी चले जाइए, या कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बट ये कॉमन फिनोमिना है. ये हर जगह आपको इसी तरीके की गंदगी, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ समय कम होने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आगे आपको शेयर करना है. हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं, हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और सक्सेस स्टोरीज के भी बारे में हम बात करेंगे. हमारा उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं है, सिर्फ गलत पिक्चर दिखाना नहीं है. उसके अंदर से हमको, क्योंकि मैंने पहली लाइन में लिखा था कि थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और ये टाइम है एक्शन लेने का. तो ये जो सीन है, और ये हमारे इकोलॉजी के जो साथ के जो पार्टनर है, जो हमारे लिए पूरक है, चाहे वो गैया हो, चाहे बैल हो, चाहे और अदर फिश हो, बर्ड्स हो, सब हो, इनका कोई दोष नहीं.
लेकिन फिर भी ये हमारी गलतियों का परिणाम भुगत रहे। एक एक गैया के पेट में 25-25, 30-30 लीटर किलो सॉरी प्लास्टिक का हीप निकल रहा है। कुछ भी नहीं पता उनको वो उनके साथ में क्या हो रहा है, और एक एक स्पीसीज हमारी खत्म होती जा रही है। और ये इस तरीके की जो थ्रेट्स है ये बढ़ती जा रही है। जिनको आप जानते हैं, परिचित है, पुतिन साहब है। इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से अभी यूक्रेन, वो एक अलग विषय है कि किसकी गलती है, क्या है क्या नहीं है, बट उसका परिणाम पूरे ह्यूमैनिटी को भुगतना है। अगर दो कंट्री कहीं पे भी लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस डिस्ट्रक्शन के चलते, और चूंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ये हमारे पास में बहुत बड़ा सोर्स था गैस, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, रशिया पाइपलाइन है कई कंट्री में उनकी। अब अगर ये सब बर्बादी अगर होती है तो वो फिर गैस और पाइपलाइन या पेट्रोकेमिकल नहीं आते, तो फिर हमको ओपन कास्ट माइनिंग करना पड़ता है। और ओपन कास्ट माइनिंग में कई कंट्री चले गए हैं। जब हमने 2015 में और उसके पहले पेरिस एग्रीमेंट किया था, पोप ने ये डिसाइड किया था कि नहीं, बहुत हो गया, अब 1.5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर में बढ़ना नहीं चाहिए इस पृथ्वी का 2030 तक, 35 तक। और हमने उस समय ये बहुत सारे जो मेजर्स लिए थे, तो ये भी लिया था कि फॉसिल फ्यूल और ये जो का रिडक्शन, और कोयले की खदानें ओपन कास्ट माइनिंग नहीं करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन अब चूंकि ये इस तरीके के डेवलपमेंट आते हैं, तो ओपन कास्ट माइनिंग करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो हमारी टेक्नोलॉजी हमको दूसरे प्लेनेट पे, चंद्रमा पे प्लॉट डालने में, लाइव ढूंढने में जा रही है, और एक तरफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर लोगों की जिंदगियों को खत्म करने में जा रही है। जब एक रशिया का प्लेन बम्बार्डिंग करने जाता है यूक्रेन पे, या और किसी कंट्री का प्लेन कहीं जाता है मारने के लिए, तो उस एक फ्लाइट का खर्चा हजारों लाखों डॉलर में होता है। जिस तरीके से बम डाले जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस खर्चा लोगों की लाइफ को मारने के लिए किया जा रहा है, और ये ऐड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और इस तरीके से ओपन कास्ट माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हम जितना एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना वो लीड करेगा पॉल्यूशन बढ़ाने में। सो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये है कि इसका मेरे पे पर्सनली कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, ये एनजीओ के विषय है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमको ये कहता है, ये मेरा विषय नहीं, और मेरे पे कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट बिलीव मी कि ये हर एक इंडिविजुअल पे पड़ रहा है इसका फर्क। उसकी हेल्थ पे से फर्क पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, उसके फूड पे पड़ रहा है, उसके न्यूट्रिशन पे पड़ रहा है, उसके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, उसके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कोई भी व्यक्ति इससे बचने वाला नहीं है। और ये हमको रियलाइज करना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें हम पे अफेक्ट करने वाली है। 2 पेड़ लगा के उसका सेल्फी खींच के पोस्ट करके 50 लाइक 100 लाइक एक्सपेक्ट करने से सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये बहुत बुरी तरह हमको अफेक्ट करने वाला है। और ये आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली नस्लों को, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप पढ़ा रहे हो उनको, आप अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हो, और आप उनको सिखा रहे हो कि अपने पैरों पे खड़े हो, नौकरी करो, और उनके आगे भविष्य में शादी और उनके बच्चे होने वाले। लेकिन हमने आने वाली नस्लों की तबाही का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। हम उनका ऑक्सीजन भी खत्म करके जा रहे हैं, हम उनका पानी लेके जा रहे हैं, उनका जमीन में से न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं, और उनके लिए प्लास्टिक वेस्ट, रेडिएशन और ड्राइनेस छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है। सो आज भी हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य और हमारी प्राइम ड्यूटी है कि इस सारी चीजों को देखते हुए सॉल्यूशन का पार्ट बनना, और हमारे बच्चों को सॉल्यूशन का पार्ट बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी। क्राइसिस है, समस्या है, और बहुत सीवियर और विकराल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये माना अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है, वो तो हम जला सकते हैं, वो तो कोशिश तो हम कर सकते हैं। सो हमारा खुद का प्रयास, हमारी इंस्टीट्यूट का प्रयास ये रहेगा, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर बिकम द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए सोचना
अफेक्शनेट होना, सिर्फ मशीनाइज नहीं हो सकते हम रोबोटिक नहीं हो सकते, और इंडियन तो कभी नहीं हो सकते। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमको वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम। सूखा हमारे इसमें यही है कि जब लोगों का अंदर अफेक्शन कम हो जाता है तो सूखा पड़ता है, हमारी मान्यताएं हैं। और इसके साथ साथ अर्थ का भी कुछ करना जरूरी है, वरना अनर्थ अटल है। आज ही इस अर्थ को बचाना जरूरी है, वरना पूरा का पूरा बर्बादी है, पूरा का पूरा अनर्थ है। और इसको कैसा करेंगे, इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है सबसे ज्यादा? इसके लिए हम इतने पढ़े लिखे, इतने सब कुछ होने के बाद में भी क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूटर नहीं है। गरीब के पास में है ही नहीं ज्यादा, तो वो करेगा क्या, वो खाएगा क्या, और वेस्ट क्या करेगा? इसमें सबसे ज्यादा जो निगेटिव इम्पैक्ट जो दे रहा है, सबसे ज्यादा जो समस्या जनरेट कर रहा है, वो पढ़ा लिखा कर रहा है और अमीर कर रहा है। लेकिन हमको सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, हमको इन्वायरमेंटली लिटरेट पीपल की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच पीपल who become literate to ruin our environment. संस्कृत में एक बड़ा सुंदर शब्द है साक्षर, पढ़े लिखे के लिए। साक्षर वो जिसके पढ़ने लिखने से, जिसके ज्ञान से, जिसके रिसोर्सेज से, जिसके नॉलेज से, जिसके अनुभव से उसको, उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके देश को और इस पृथ्वी को फायदा होता है, वो साक्षर है, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर मेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे क्रियाकलाप से, मेरे कामों से अगर मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति निगेटिव इम्पैक्ट अगर जाता है, मैं ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं क्लाइमेट की तरफ में ध्यान नहीं देता हूं, मैं भविष्य को बचाने की कोशिश नहीं करता हूं और सबको नुकसान पहुंचाता है, भले मेरा इंटेंशन ना हो, लेकिन मेरा निग्लिजेंस भी मेरा इंटेंशन बन जाता है। मेरा जानकार होने के बावजूद इन चीजों को प्रोपोगेट नहीं करना भी उसका कंट्रीब्यूटर बन जाता है। तो अगर मेरा अनुभव, मेरा पढ़ाई, मेरा नॉलेज, मेरा इतना रिसोर्सेस और मेरा सब कुछ जानना अगर लोगों को, समाज को बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, तो मैं साक्षर नहीं हूं। मैं तनवीर मिर्जा साक्षर का उल्टा राक्षस हो जाता हूं। तो हमको सिर्फ साक्षर पैदा नहीं करना है, सिर्फ वातावरण से और आने वाले भविष्य से क्रिटिकल थिंकिंग वाले साक्षर पैदा करना है, रादर कि हम राक्षस बनाए। और इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी हैं सब इंटरलिंक्ड है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते, जैसे कि बहुत सारे क्रॉप हमारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं, अभी मैं जिस इलाके में बात करता हूँ संतरे में है, हम लोग 15,000 झाड़ कुछ किसानों ने चांदूर बाजार नाम के तालुके में निकाल के फेंक दिया है, काट दिया है लोगों ने, फाइटोफायरा के चलते, क्योंकि कुछ जगह पे मुंह उड़द निकल गई है। अभी अन्न जो पहले जो पैदा होता था वो न्यूट्रिशन नहीं, 27% कुछ जगह पे गेहूं, जवारी, बाजरा में, मिलेट में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ रही है। सो हंगर इंडेक्स, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, पॉवर्टी का इरेडिकेशन है, या मराइन लाइफ को बचाने का गोल है, तो जितने भी गोल है सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। और उसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो बड़ा गोल है वो है इसको, क्लाइमेट एक्शन को तुरंत लेना और उसके अंदर में कोलैबोरेशन करना, को क्रिएशन करना, कोलैबोरेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो अब है समय कॉल टू एक्शन का। सारी की सारी ग्रीन हाउस इमिशन गैसेस हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बचाएं, और सिर्फ बचाना ही नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना है वेल्थ क्रिएशन में, इसको कन्वर्ट करना है इकोनॉमी डेवलपमेंट में, इसको कन्वर्ट करना है आने वाले फ्यूचर को बचाने में। तो जीडीपी की बात करना है। हमारे बच्चे डीपी की बात करते हैं, खाली मोबाइल के डीपी की बात करते हैं, और हम भी डीपी की बात करते हैं। तो डीपी से हटके जीडीपी की तरफ में जाना जरूरी हो गया है। और अब जो पेस जो बदल गया है, जो चेंज होते जा रहा है, उसके अंदर में सारे के सारे फिजिकल चेंजेस आ गए, फिजिकल एंड डिजिटल। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, 6.5 से 7 लाख किलोमीटर रोड बन गए हैं, सैकड़ों ट्रेनें बन गई है, जिनका अगर हम सही उपयोग अगर करते हैं, डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 0 हंगर,
उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कोरोना ने हमको सिखाया है एसडीजी गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। और चौथा जिसमें हमारे अंदर में साक्षरता बढ़ रही है, 4 नंबर का जो गोल है स्लाइड चेंज नहीं हुई है सर, हेलो, स्लाइड चेंज नहीं हुई है। नहीं हुई है ना? नहीं मैंने किया नहीं मैडम। ओके ओके, जी जी जी, मैंने किया नहीं हो, वही उसी ओके, स्लाइड पे मैं उसी स्लाइड पे क्योंकि है। एक्शन लेना है हमको, तो इन गोल्स के जी तहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्वालिटी जी सर जी। एजुकेशन हमारा। अब वो एजुकेशन नहीं बचता है जिसके अंदर में हम इन्वायरमेंट और आने वाले भविष्य की चेतावनी के प्रति सजग नहीं है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 उसके अंदर में आता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो हेम्पर करती है इसके अंदर में महिलाओं के ऊपर में सबसे ज्यादा बोझ आता है। गाँव में अगर गरीबी है या शहरों के अंदर में भी अगर प्रॉब्लम है या बीमारी अगर है, तो वो जेंडर इक्विलिटी की बात नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पीने का पानी, सैनिटेशन, जो कि एसडीजी 6 है। मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और हम उस पर आगे आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 नंबर के ऊपर में भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी। चूंकि मुझे पता चला है कि आप लोग सभी आर्ट, कॉमर्स, साइंस के सभी विद्वान यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप निर्माण कर रहे हैं भविष्य में आने वाले इकोनॉमिस्ट का। अभी कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं रहा है। गए वो जमाने, इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है, मेडिकल बहुत बड़ी चीज है, सीए बहुत बड़ी चीज है, और आर्ट और कॉमर्स कम चीज है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि अब हमको, मैं आपको बता दूं कि मैं आईएम में मैं मेंटर हूं, बट आईएम के अंदर में कट ऑफ कम करके इन जनरल सभी फील्ड में से लेने के लिए कंपल्सन आ गया है। 46% लड़कियों को लेना कंपलसरी हो गया, जेंडर इक्विलिटी जरूरी हो गई। इंडस्ट्री बोलती है, बड़े बड़े कारपोरेट बोलते हैं कि ऐसा दो जो सिर्फ किताबी कीड़ा ना हो, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। सो मैनेजमेंट, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट और लीडर्स, ये अब आप लोग बनाने वाले। इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस ने ये साबित कर दिया है कि साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फार्मेसी का क्या रोल है। और यही सारी चीजें आगे चल के पूरे वर्ल्ड में, चाहे सरकारी यंत्रणा हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड हो, प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, कंजम्पशन से लेके, आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके, या स्केर्सिटी को अगर निपटाना है, उससे बचना है, या इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है उनके बारे में देखना है, या चॉइसेस बेटर लाइफ की देखना है, तो ये रोल फिर आपको प्ले करना है। इसके अंदर में वो सारे सॉल्यूशंस की बात करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, इंडियन ट्रेडिशन टिपिकली बचा पाएंगे? हमने बहुत बुरी तरीके से वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी पेस्ट कल्चर में अडॉप्ट कर लिया है। अभी हम देखेंगे मई महीने में शादी में हमारे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और जो रामराव और श्यामराव है हमारे, वो कोट और टाई पहन के खड़े रहते 48 और 50 डिग्री में। अरे क्यों भैया, क्या बात है? अरे लगना है, घाला लगता, शादी है, पहनना पड़ता। किसने बोला शादी है पहनना पड़ता? क्यों जरूरी है? धोतर पहनो, कुर्ता पहनो। खाना जबरदस्ती बफे में हम खाते हैं, हम उसको बफेलो जीवन बोलते हैं। क्यों? वो जो भारतीय बैठक थी हमारी, जो बैठ के हम खाना खाते थे एक जगह, आग्रह के साथ में परोसा जाता था, और रोटी बनाते समय पहले बोला जाता था कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कौवे की, तीसरी रोटी इसकी। तो हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में हमारी नानी दादी जब ये बात करती थी, तो ये मैसेज जाता था कि नहीं, तुम जब खाना खा रहे हो तो पहले इनका हक है, पहले इन लोगों के बारे में बात करना है, ये क्रिएचर्स के भी बारे में बात करना है। पत्तल पे जब खाना खाते थे तो चारों तरफ पानी डाला जाता था और फिर थोड़ा सा अन्न निकाला जाता था। रंगोली जो बनाई जाती थी, वो रंगोली सब्जियों की और हल्दी की और चावल के इसकी पेस्ट की बनाई जाती थी, ताकि दिन में वो सुंदर दिखे, वेलकम करे, और रात में कीटकों को और छोटे छोटे क्रिएचर को उसका भोग लगता था, वो बढ़िया पार्टी बनाई जाती थी वो। तो ऐसी हजारों चीजें थी हमारे पास में। आज हमको बताया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होता है, सस्टेनेबिलिटी ये चीज होती है। हम तो वो जनरेशन है जो पैंट पहनती थी फटने तक, और उसके बाद में उसकी थैली बनाई जाती थी, और थैली अगर फट जाती थी तो उस कपड़े से साइकिल या स्कूटर पोंछने का पोछा बनाया जाता था। सस्टेनेबिलिटी हमारे अंदर थी। एक वर्ड है अपरिग्रह, उतना ही लो जितने की जरूरत है, बाकी लेने की जरूरत नहीं है, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये
अवेलेबल रिसोर्सेस का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, ये कल्चर हमारे पास में था, इसको एक बार दोबारा जनरेट करने की जरूरत है, इसको फैलाने की जरूरत है। वेस्ट से कभी भी हमारे पास में खाना वेस्ट नहीं होता था। रात का आज भी महाराष्ट्र में सब्जी और रात का बचे हुए को सवेरे थाली पीठ बोल के खाया जाता है। खाकरा वही था, मिष्टी भात वही था। सो कुछ लोगों ने इसको बिजनेस के फॉर्म में भी अभी पूरे वर्ल्ड में शुरू कर दिया है। हमारे भी बच्चे कर रहे हैं, गांव के भी लोग कर रहे हैं। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा क्योंकि हमको सोल्यूशन की भी बात करना चाहिए। एग्रीकल्चर वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और पंजाब और हरियाणा का किसान को बदनाम किया जाता है कि पराली जला रहा है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हालांकि वो सिर्फ 15 से 16% है पॉल्यूशन का, वो पूरा नहीं है। ये हमारे बच्चे यहीं पे सावनेर के पास में एग्रीकल्चर वेस्ट से देखिए कितनी सुंदर चीजें बना रहे हैं। ये जितना भी हम जला देते हैं, जलाने के बजाय इसका लगदा बन रहा है, इसका पेपर बन रहा है और इस पेपर से इसी पेपर से ये पटाखे बनाए जा रहे हैं। इसमें बारूद नहीं है, पटाखे मतलब बारूद नहीं, पटाखे जैसे दिखने वाली चीजें, इसमें बीज है जिसको जमीन में गाड़ेंगे तो पेड़ निकलेगा। और सिप्ला ने 10,000 पैकेट का ऑर्डर दिया था इनको कारपोरेट गिफ्ट में। एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, 100-150 औरतें मिलकर बना रही है। राखी है जिसका कलर देसी कलर है, कॉटन देसी है, जिसके अंदर में बीज है। ये जितने भी मैंने फायर क्रैकर्स बनाए इन सबको जलाना नहीं है, इनको जमीन में गाड़ा तो पेड़ निकलेगा। उसी तरह ये राखी, ये देसी कलर की राखी है, ये कॉटन की राखी और इनमें भी बीज है। रक्षाबंधन होने के बाद में चाइना की प्लास्टिक राखी फेंकनी पड़ती है, ये गाड़ो जमीन में से पेड़ निकलेगा। ये वो सारी चीजें हैं। उसके बाद में मिठाइयाँ, ये जितनी भी मिठाई देख रहे हैं आप, एक एक ब्रांड हमारे यहाँ पे 3-3 लाख किलो मिठाई बेचता है। 3 लाख किलो मिठाई बेचने के लिए, बनाने के लिए उसको कम से कम 30 लाख लीटर दूध की जरूरत होती है। 30 लाख लीटर दूध आता कहाँ से उस दिन? अगर मैं पूरे महाराष्ट्र स्टेट की अगर जरूरत निकालूं तो 3 करोड़ या 3.5-4 करोड़ लीटर दूध लगता है उस दिन। और फिर उसके पहले कहाँ जाता है और बाद में कहाँ गायब हो जाता है वो? सोचना चाहिए। शुगर, पाम ऑयल, ये सारी चीजें, उसका एक अल्टरनेट बच्चों ने एक बहुत अच्छा बनाया है। ये लगदे से है, ये मिठाई जैसे दिख रही है लेकिन इसके अंदर बीज है। इसको भी जमीन में गाड़ेंगे तो पेड़ निकलेगा। इस तरीके से प्लांटेबल स्वीट, प्लांटेबल सीड क्रैकर, प्लांटेबल कैलेंडर, बायोडिग्रेडेबल कैलेंडर। अभी फरवरी खत्म होने के बाद फरवरी को फाड़ना है, जमीन में गाड़ना है तो पेड़ निकलेगा। तो इसमें भी सीड इनकॉर्पोरेटेड है। कोई कहीं पे वेस्ट नहीं है। ट्रिमेंडस 2-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। आप गूगल करिए, आपको गूगल पे पूरा पता चल जाएगा। ऑर्डर करिए, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, जहाँ चाहिए वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। छोटे छोटे गांव के लड़के लड़के कई शहरों में हमारे यहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए का पान और फर्रा खा के थूका जाता है। इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे 100 से 150 करोड़ रुपए सिर्फ वो थूका हुआ साफ करने के लिए खर्चा होता है। हमारे यहाँ की 3 बच्चों ने इजी स्पीड के नाम से कंपनी बनाई, आप गूगल करिए। उनका कहना है कि आप इस पाउच में थूकिए, इसके अंदर में इसको फेंकिए मत, या साथ में भी कैरी कर सकते हैं। इजी स्पीड ये इस तरीके से, ये लड़की है और इसके साथी है 2 जिन्होंने बनाया है। सलाइवा के साथ में अंदर उन्होंने एक कैटलिस्ट डाला है। कुछ दिनों में वो मैन्योर बन जाता है, कुछ दिनों में बायोडिग्रेडेबल वो मैन्योर बन जाता है। इसी के अंदर में अगर बीज भी लगा दिए तो पेड़ निकलता है। इसको रतन टाटा जी ने खुद खुश होकर बुलाया और कहा कि हम आपको सीड फंड देना चाहते हैं। 66 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके। एक तरफ हमारे बच्चों के पास में नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट के इस तरीके के चैलेंजेस है। तो क्यों ना विन विन सिचुएशन बनाया जाए, उनके अंदर में जितने भी थ्रेट है उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। ये देखिए, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने इनको दिया है, बीएमसी ने इनको दिया है, एनएमसी ने दिया है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेलवे डिपार्टमेंट, प्रतीक हरडे, ऋतु मल्होत्रा एंड प्रतीक मल्होत्रा, ये 3 ने मिलकर ये बनाया है। तो ये सब सोल्यूशन है। हमारे समाज में समस्याएं चारों तरफ है, बच्चों को ये सब बताना जरूरी है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली और कई सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी और कई जगह पे तालाबों के ऊपर में ये एक वीड है इकोर्निया, जिसके चलते पूरी की पूरी वाटर बॉडी खराब हो जाती है और अंदर पॉल्यूशन के कारण अंदर के क्रिएचर मरते हैं। इस इकोर्निया घास से क्या बना रहे हैं देखिए। इस घास से बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल आपके सामने है, बैग है, टोकरियां है। मेरे पास में सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज है।
मैं समय नहीं है कि मैं आपको शेयर कर सकूं, कभी समय मिला तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जितने भी थ्रेट है वो सारी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गए और समस्या से वेल्थ क्रिएशन क्रिएट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। राजूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका ने जगह दिया है, मिनरल एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपए ग्रांट दी है और 150 औरतों को काम मिल रहा है। इस तरीके के सुंदर सुंदर आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। मैं एक पिछले बार मैंने बताया था, एसी भी बना रहे हैं हमारे बच्चे। सॉलिड वेस्ट जितने भी है ज्यादातर कैंपस में सॉलिड वेस्ट को बाहर ना फेंकते हुए मैन्योर बनाया जा रहा है, उसका कंपोस्ट बनाया जा रहा है, तो 15 से 18 रुपए किलो में बिक जाता है। ये घरों के अंदर में भी हम हमारी सोसाइटी में हमारे इलाकों में सॉलिड वेस्ट को फेंक कर, बायोडिग्रेडेबल को फेंक कर, सड़ा कर फिर उसको बीमारी में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसके ऊपर से लीचिंग होती है बारिश में और उसके बाद में हमारे यहाँ पे वायरल सर्दी जुकाम बुखार ये सब चालू हो जाता है। और अब तो सीधा सीधा कोरोना बताया जाएगा या ओमिक्रॉन बताया जाएगा। सो ये सब चीजें वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। पानी के ऊपर हम कितना काम कर सकते हैं। पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पानी का एक लेवल दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा गिरता जा रहा है। ये बच्चे कर सकते हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे आज एक एक सिटी में, तो मैं अगर नागपुर की बात करूं तो 600 करोड़ रुपए का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा एक पोटेंशियल है। जमा कर सकते हैं, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो हमारे बच्चे सोलार में भी कर रहे हैं। हमारे घरों के अंदर में किचन वेस्ट निकलता है, उसी को ग्रे वाटर सर्कुलेट किया जा सकता है। हर घर में गार्डन होता है, हम बिना मतलब में धार से पानी देते रहते हैं, वो बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन का किट बच्चे डिजाइन कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज एंड सॉल्यूशंस एंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स जो कि हम दे सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये मिस्टर विजय लिम्बे हमारे ये अगेन एग्रीकल्चर वेस्ट में गोबर मिला के मोक्ष कास्ट बना रहे हैं। नागपुर के 7 दहन घाट इनके पास में, इनका नाम मोदी जी ने भी अपने भाषण में लिया। डेड बॉडी जलाने के लिए एक पूरे का पूरा 25 साल का 20 साल का एक पेड़ लगता है। इन्होंने ये एग्रीकल्चर वेस्ट से ब्रिकेट बनाए और अभी नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 7 दहन घाट इनके पास है और इनका अनुकरण कई गाँवों ने शुरू कर दिया है। सो जरूरतें हैं, समस्याएं, उनका सोल्यूशन हमको निकालना है। बहुत बड़ा इश्यू होता है और पॉल्यूशन भी कम होता है। और अकेले इन्होंने अभी तक के एक ही साल में 10,000 झाड़ बचा भी दिए, वो भी हो गया है। सो इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। एनर्जी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी E4S फार्मूला है, जिसके ऊपर में काम करना चाहिए अभी हमको सबको। और इसके लिए जितने भी अटल इनोवेशन लैब है, अटल इनोवेशन मिशन है, या और बाकी के IIC है, इंडियन इनोवेशन काउंसिल है, या इंक्यूबेशन है, या स्टार्टअप इंडिया है, या सीड फंड स्कीम है, इन सारी चीजों का यूज करते हुए एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बच्चों के भविष्य को भी बचाना चाहिए और इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में लाना चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, एकेडमिशियन नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही, कारपोरेट के अंदर में भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। जितने भी कारपोरेट, अभी हमने कारपोरेट्स का एक समिट लिया था और यहाँ पे भी पूरे NGOs का एक समिट लिया था। तो कारपोरेट्स में अमेजोन से लेकर जितने भी बड़े CEOs है, उन सबके अगर आप वीडियो अवेलेबल है सोशल इम्पैक्ट के ऊपर, हमें इम्पैक्ट स्टोरी उनकी अवेलेबल है, आप यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, बड़े बड़े कारपोरेट लीडर, क्योंकि इस देश को 3 लोग चलाते हैं, बाजार है, समाज है, सरकार है। सरकार ऑलरेडी इस तरफ ध्यान दे रही है, बाजार नहीं देता था, बाजार अब दे रहा है। पूरा का पूरा कारपोरेट वर्ल्ड ESG पे चल रहा है, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड गवर्नेंस। इसके बगैर काम नहीं होगा। 2 चीजें उन्होंने अडॉप्ट करना जरूरी है, एनवायरमेंट एंड सोशल। और अब वो बेटर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, खाली बॉटम लाइन या प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अब वो आगे आ गए हैं। क्लाइमेट क्राइसिस को निपटने के लिए सपोर्ट करना चालू कर दिया है उन्होंने। जीरो इमिशन को कैसे अचीव किया जाए उस पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स पहले ये होता था कि हम मेक, यूज एंड थ्रो, हर चीज, ये मोबाइल खरीदा, यूज किया, फेंक दिया, कपड़ा खरीदा, यूज किया, फेंक दिया, टूथपेस्ट लिया, यूज किया, फेंक दिया। अभी नहीं, वो नहीं चलेगा। अभी एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR उनको फॉलो करना पड़ रहा है। अब सर्कुलर है, यूज करो, मेक करो, यूज करो और उसको रिसाइकल करो या रीप्रोसेस करो।
अब उसको फेंकना आसान नहीं होगा। और ये शहर और कारपोरेट की बात नहीं, रूरल में भी ये सारी चीजें आ गई। डिजिटलाइजेशन करने में वो लोग मदद कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने में मदद कर रहे हैं इन सब चीजों की। फाइनली जिंदगियों को बदल के उनको सोशल इम्पैक्ट उनके कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूरी हो गया। अभी सिर्फ प्रॉफिट और फिगर नहीं है कारपोरेट्स के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बातें नहीं है। 2021-22 का अगर आप उठा के देखेंगे रिकॉर्ड, तो सिर्फ 301 कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने 12,260 करोड़ रुपए CSR में स्पेंड किया है। इसमें से 45% कंपनी महाराष्ट्र में, फिर WCL है, मॉइल है, कोल इंडिया है, SECL है। इन्होंने तो अपना फंड 350 गुना बढ़ा दिया आगे चल के। और ये पूरा 12,260 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हुआ है? इसका 70% खर्चा हुआ है पॉवर्टी एलिवेशन में, हेल्थ में, स्किल में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में। यानी अगेन इन्वायरमेंट आया, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 301 कंपनियों की जो लिस्टेड है। जो लिस्टेड नहीं है, जो कि ऑल ओवर इंडिया चल रही है, उसके बावजूद भी वो तो बहुत ज्यादा, वो 10 लाख कंपनियां हैं। और अगर उनका 135A अगर आप देखेंगे रूल, तो उनको भी CSR में 2 करोड़ और 5 करोड़ के बाद में उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। सो ये बाजार इस तरीके से तैयार हो गया। तो हम हमारे बच्चों को इसके बारे में बताएं कि आने वाला फ्यूचर ये है। ONGC ये काम कर रहा है, रिलायंस ये काम कर रहा है, TCS ये काम कर रहा है, गोदरेज ये काम कर रहा है, बैंकिंग ये काम कर रही है। कॉमर्स वाले बच्चों को बताएं कि बैंकिंग की प्रायोरिटी क्या है। आर्ट वाले बच्चों को बताएं कि अब आने वाले फ्यूचर के मार्केट की प्रायोरिटी क्या है। साइंस वाले ये बताएं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, फैक्ट्रियों को क्या चाहिए। अब ये जरूरी हो गया है, ये बदलाव आया है। और वो सब क्या चाहते हैं? वो ऐसे यंगस्टर की टीम चाहते हैं जो सोशल सेक्टर में एक्सपर्ट हो। आपको ये सारी चीजें उनको पढ़ाना पड़ेगा। जो डाटा एनालिस्ट हो, जो रिसर्च करे, कम्युनिटी की नीड को समझे कि कहाँ पे क्या है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, इन डेप्थ रिसर्च करे। इसीलिए हम रूरल इमर्शन कार्यक्रम चला रहे हैं, रूरल सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम चला रहे हैं, सर्विस लर्निंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि वो बच्चा आने वाले भविष्य की एक अच्छी पिक्चर को पेंट कर सके और एक इकोसिस्टम डेवलप कर सके एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस को कर सके। अब ये ब्रीड लगेगी। गए वो जमाने 97% है, वाह वेलकम, इतना ग्रेड है, आ जाओ। नहीं, अभी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लगना जरूरी है। मार्केट रेडी बनना जरूरी है। एम्प्लॉयबल स्किल ये वाली लगेगी अभी। सिर्फ स्टार्टअप या बिजनेस से भी नहीं चलेगा, जॉब मार्केट में भी ये सब उसको अभी जरूरी हो गया है। ये सब चीजें करें और लोगों में इन्वायरमेंट के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति अवेयरनेस तो बढ़ाए, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म और आने वाले भविष्य को थ्रेट से किस तरीके से बचा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इन चीजों के तरफ में भी लाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में लाएं, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ में लाएं। पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा भविष्य अभी सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ में ट्रेंड बढ़ा रहा है। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और EPR, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ESG, ये सारे नियमों को फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अभी करना ही करना है, गवर्नमेंट की जो स्टार्ट कंपनी है उनको भी करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में अभी भविष्य को बचाने का अगर जो टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री के ऊपर में नहीं जाना चाहिए, उसको थर्मल हीट को बढ़ाने का और लॉसेस को बचाने का भी एक ही रीजन, एक ही तरीका है। इन सबको हमको एडॉप्ट करना है। हम आज प्लेज करते हैं कि हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे, क्योंकि आपके पास में आप एक एक व्यक्ति नहीं बैठा है यहाँ पे, एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट बैठी है और हजारों आपके पीछे फॉलोअर हैं। कईयों को आपने जिंदगी बना दी और कई लोग आपके थ्रू, आप आर्किटेक्ट हैं उनके आने वाली मॉडर्न लाइफ के, तो आपके थ्रू वो सब चीजें होने वाली है। So let us pledge to build a world where we live in harmony with nature and will make a better place for next generation also. तो कभी नागपुर विजिट कीजिए या हमको समय दीजिए, मौका दीजिए, तो हम वहाँ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं ना। सस्टेनेबिलिटी पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिजनेस के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं एक 10-15 मिनट पहले अपनी बात इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आदरणीय गुरुजनों के मन में अगर कोई विचार है
कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो हम इसको टू वे चैनल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थँक्स अ लॉट. थँक सो मच सर. कोणाला काही विचारायचं आहे? कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछिए. एनी क्वेश्चन और हेलो एनी फीडबैक? यस सर. सर, ये 2012 में ग्रीन फाइनेंस आया था, तो ग्रीन फाइनेंस क्या है सर? ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड. जी सर, ये तो स्मेल हो चुका था 1995 से कि अब ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. और हम्म. हम उस सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे जैसा जिसको हम आज सर्कुलर इकोनॉमी बोल रहे हैं, वो हम उस टाइम में जिन लोगों ने स्मेल कर लिया था इस चीज़ को कि अब इस सेगमेंट में भी जाना जरूरी हो गया है कि जो चीज़ें लेस इमिशन करती है, लेस हार्म पहुंचाती है, उन सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी में, उन सारे प्रोडक्शन में हम लोगों ने जाना चाहिए. और ग्रीन फाइनेंस उसी का ही एक सर सेगमेंट था, वो फंडिंग उसी की थी. और हमारे यहाँ सिडबी ने भी उसको चालू किया था, कई कंट्रीज ने भी उसको चालू किया था, जो कि बाद में मॉडिफाइड होके मैंने जो आपको जो बताया हूँ अभी ईएसजी का पार्ट बना. कुछ पर्टिकुलर और सर, सेगमेंट तक के था वो, बाद में अब उसको कॉमन करना जरूरी होगा और अब कंपल्सन करना जरूरी हो गया. कई कंट्री ने, जैसे मैंने आपको बताया मेरे स्लाइड में, कि यूरोपियन यूनियन ने अब बोल दिया है कि नहीं, पेट्रोल डीजल वाली बंद करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा. तो फिर पेट्रोल डीजल बंद किया तो फिर कार कौन सी आएगी? तो ई व्हीकल आएगी ज्यादा से. अब ई नहीं व्हीकल में सर, भी इसमें चार्जिंग करेगा तो वो उस पर नहीं इस, करेगा, अगेन वो सोलर ऑपरेटेड पे करेगा. सो सर ई लेकिन जी सर. लेकिन इसमें भी एक कंट्रोवर्शियल इशू ऐसा आ रहा है, अपना पेट्रोल और बैटरी वाली गाड़ियों में अभी बीच में इसके ऊपर ऐसा रिसर्च चल रहा है कि बैटरी का अगर मेरे जो प्रोडक्शन करना है तो उससे इन्वायरमेंटल बहुत हार्म होगा. तो अभी ये जो करंट इश्यूज आ रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, कि बैटरी की गाड़ियां तो चलो ठीक है हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन एक बैटरी के प्रोडक्शन में उतना इन्वायरमेंट बहुत लॉस हो रहा है ना सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने. लेकिन क्या होता है सर, हम कंपेरेटिवली लेस हैजार्डियस कौन सा है वो चॉइस करना पड़ता है. कभी 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 नाग नाग भी है और अजगर भी है. तो नाग काटेगा तो सर 2 मिनट में हम चले जाएंगे, अजगर थोड़ा दबा दबा के मारेगा तो टाइम मिलेगा हमको. तो वो सर थोड़ा सा लेस हैजार्ड हम सिलेक्ट करते हैं. लेकिन बैटरी में भी सर यहीं पे हमारा रोल हाँ. एकेडेमिशिया का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का आ जाता है. अभी लिथियम आयन आ गई है. अभी इससे हम्म. आगे चल के अगर हमारे लोग अगर वाकई में काम अगर कर सके, तो फिर अगेन आ गया है सर सैलाइन वाटर जो है, सी वाटर जो है, सी वाटर की बैटरी वन ऑफ द बेस्ट बन सकती है. हम लोगों को इसके ऊपर में काम करना चाहिए. अभी लिथियम आयन ने उन बैटरी को रिप्लेस किया जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं. उसका प्रोडक्शन हाँ. भी वाकई में बहुत घातक है, जिसका डिस्पोजल भी बहुत ज्यादा घातक है. और बैटरी हम फेंकेंगे कब तक के? फिर अब हम्म. सर्कुलर इकोनॉमी आ गई. अब ये मोबाइल सर हमारे पास में आज 87 करोड़ भारतीयों के हाथ में है. और दूसरी तरफ कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म नहीं होने की वजह से मेरे पास में 10,000 रुपए आ गए तो मैं अपग्रेड करने के चक्कर में करता हूँ. ये दिल मांगे मोर, अब नया ब्रांड चाहिए, नया ब्रांड चाहिए. अच्छा अच्छा अच्छा, फलाने के पास में एप्पल है तो मेरे पास में क्यों नहीं है? तो मैं अपग्रेड करता हूँ. तो ये हीप का हीप, ढेर का ढेर मैं फेंकते जा रहा हूँ पुराने मोबाइल का. अब इसका स्क्रैप करूँ या इसको सर्कुलर इकोनॉमी में लाऊं, इसको रिसाइकल करूँ और फिर इससे दोबारा वो सारी चीजें बनाऊं. तो कम लेसर हैजार्डियस की सिलेक्शन और रिसर्च, और उस रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन. हम सोलर लाइट देते थे, 1 साल में बैटरी खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी. आज हमारे सोलर में, लिथियम आयन में 5 साल देखना नहीं पड़ रहा है. और उसके बाद में अगर जैसे कि सैलाइन वाटर से अगर ऐड करते हैं या और नई टेक्नोलॉजी आती है तो और कुछ हो सकता है. सर गांव का जो एक स्पीड ब्रेकर है, वो स्पीड ब्रेकर भी पूरे गांव को एनर्जी दे सकता है. उस स्पीड ब्रेकर से जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी वो दबेगा, तो इधर रोटेट करेगा अगर हमारा, तो वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं. विंड अभी बेंगलोर में कुछ जगह पे या जर्मनी में कुछ जगह पे एक छोटा सा रॉड है, जो बाजू से अगर गाड़ी जाती है तो वो वाइब्रेट होता है और उसके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. हमारे यहाँ कितना ट्रैफिक है, कितने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे है, इतनी गाड़ियां सिटी में हमारी तेज चली जाती है, लेकिन उस विंड एनर्जी का भी हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे. तो ये सारी चीजों में हमको आगे आना पड़ेगा सर. तो सर, इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज आया था
1992 में। यस सर। अ, तो उसमें कुछ अपने को फंड नहीं आ रहा है क्या सर, या मोरल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं, फंड तो ऐसा आ रहा कुछ है हो सर। रहा है? और अब तो आपको फंड की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया कि हमारे 301 कंपनी मिला के 12,260 करोड़ रुपए दे दिया। और हम्म और आज सर, जिस समय ये सारी बातें हुई, उस समय ये हुआ कि चलो क्या क्या मेजर किए जाएं जिससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर बचेगा। सो उसके अंदर में एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कार्बन फुटप्रिंट का। सो ये हुआ कि सोलार पे जाया जाए। सो हम्म जितने भी देश है पूरे वर्ल्ड में, उसका एक सोलार ग्लोबल सोलार अलायंस बना, जिसका के तो भारत हेड बना। और हमारे पास में गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है। आज हम सोलार को बहुत अच्छे तरीके से 2020 यूज में कर सर सकते हैं। अपन ने मिशन चालू किया था, हाँ। सोलर मिशन, नेशनल यस सोलर सर। मिशन 2020 में आया हुआ है। यस सर। तो वो तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और सर एक और चीज मुझे ऐसा पूछना था, जिसमें सबने ये किए है, उस पे सबने सहमति जताई है, एक ग्रीन फंड, ग्रीन बॉन्ड आया है बैंक में, ग्रीन बॉन्ड, और सेबी ने भी उसकी स्वीकृति दी है। तो सर ये ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहीं ऐसा डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ग्रीन बॉन्ड एक्चुअली क्या है। सर नॉर्मली इनका क्या है कि जितने भी लिस्टेड कंपनी है, वो जो अपने जो पैसे मांगने के लिए जो आगे आती है, अलग अलग तरीके से आती हम्म है। इसके अंदर में वो भी वाली एक्टिविटी रहेगी जिसके अंदर में इन्वायरमेंट के ऊपर में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेस इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये हम जितने भी फंड या बॉन्ड या डिवेंचर्स की बात करते हैं, ये बाजार, अगेन बाजार की बात कर रहे हैं। मेरे अंदर में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे वर्किंग में भी तो सर हमको अपने खुद का कंट्रीब्यूशन करना जरूरी पड़ जाएगा। अगर हम सर पानी का अगर कम वेस्ट करते हैं, मैं अगर मेरे ऑफिस से निकलते समय लाइट अगर बंद करता हूँ, मैं पेट्रोल गाड़ी सिग्नल के ऊपर में बंद कर देता हूँ, कार पूलिंग करता हूँ, 5 लोग हम एक ही एरिया में आते हैं लेकिन पांचों लोग सर पांचों गाड़ी से आते हैं अलग अलग। तो ये छोटी 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 चीजों से भी तो सर हम बहुत बड़ा बेनिफिट उतना पहुंचा सकते हैं जो कि एक ग्रीन बॉन्ड नहीं पहुंचा सकता। ये वो कुछ मेजर्स उन लोगों ने लिए। और तीसरा सर, हमारे पास से जितने भी पास आउट बच्चे जा रहे हैं, आज उनके पास में डायरेक्शन ही नहीं क्या करना है। सो नौकरी एक तरफ अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो हम नॉलेज इंपार्ट करके सर दे सकते हैं। और ये सारे छोटे मोटे बिजनेसेस को हम ले सकते हैं। आज स्टार्टअप फंड है सर हमारे पास में। आज एमएसएमई है, पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, पीएमईएफडीएम है। हम इसमें भी बराबर। उनको आगे बढ़ा देते हैं तो क्लाइमेट बचाने में और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करता नहीं तो सर है। अपन वो तो इसमें अपना ऐसा काम एक, कर रहे हैं। जी सर। हाँ जी। तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम इधर सोसाइटी लेवल पे, एकेडमिशियन लेवल पे ये कंट्रीब्यूशन कर रहे तो सर इसमें अभी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछता हूँ, जैसे ये 2021 में ग्रीन बॉन्ड आया बैंक ने, जैसे किसान विकास पत्र जैसा है क्या, तो इसके ऊपर अपन सर्वे वगैरह करा सकते हैं क्या स्टूडेंट्स हैं। का, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि करा भाई सकते आपको हैं। प्रोजेक्ट लेना है बिल्कुल तो सर। आप यही प्रोजेक्ट लो, और उससे थोड़ा अवेयरनेस आ जाएगा ग्रीन बॉन्ड वगैरह का, तो हाँ सर। जितना भी पैसा बैंक में आएगा वो अल्टीमेट इन्वायरमेंटल स्टडीज पे लग जाएगा। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली। बेसिक यही कॉन्सेप्ट है ना सर, मैं इसमें और थोड़ा हाँ, कंफ्यूज था ग्रीन इसलिए। बॉन्ड का भी करा सकते हैं सर। और जो कारपोरेट ने अभी ईएसडी जो मैंने आपको बोला, उसका भी करा सकते हाँ। हैं सर कि सराउंडिंग में जो इंडस्ट्री है वो इस ईएसडी को फॉलो कैसे कर रही है और कितना कर रही है वाकई में। अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बहुत बड़ा यूनिट है और उनके पास में हम्म बहुत बड़ा फंड होता है कारपोरेट का। सो हमने उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा लिया बच्चों से। हमने उनके थ्रू जो मिलेट्स है और ये सब चीजों का प्रोपोगेशन करा दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा दी, लेडी फार्मर बना दिए। तो वो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को अगर एक बार कारपोरेट से जोड़ेंगे और सर्वे कराएंगे तो उनके उसमें चेंज आ जाएगा। 25,000 झाड़ मेडिसिनल और वो लगवा लिए उनके स्टूडेंट का कारपोरेट का इन्वॉल्वमेंट करके। सो ये होता है। मैंने जो पिछले फिगर जो बताए थे आपको, पोस्टर जो बताए थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो कारपोरेट से रिलेटेड था। सो वो चाहे ग्रीन बॉन्ड के फॉर्म में करें या सीएसआर को ग्रीन इनिशिएटिव में डाले, हरियाली हम्म प्रोजेक्ट है बाकायदा उनके पास। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जॉब भी मिलेगा उसके अंदर में, छोटे मोटे बिजनेसेस भी मिलेंगे और उनका भी नॉलेज इनहेंस होगा इसलिए। थैंक यू सर। हेलो सर। यस सर। सर आज का जो टाइटल आपने रखा, कन्वर्टिंग थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, सर आपके सेशन ने इसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। और सर कुछ कुछ तरीके जो आपने बताए वो वाकई काफ़ी इनोवेटिव थे। सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे एक सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जो पोल्यूशन करते हैं, जो पोल्यूटर्स है, हम लोग जो पूरा पूरा शहर, हर नागरिक मिलके जो पोल्यूशन रोज करता है,
एक महीने में। सर इंडस्ट्रीज जैसे नागपुर का KTPS है, चंद्रपुर का CTPS है, ये एक एक दिन में ही इतना एमिशन करते हैं, बिल्कुल परमिसिबल लिमिट से 10 गुना 50 गुना ज्यादा एमिशन करते हैं। सर इनके रोकथाम के लिए जो आज तक उपाय योजना किए गए वो कारगर नहीं साबित हुए, इस पर कुछ कहेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। हम लोग भी करते हैं और हमसे कई ज्यादा गुना एक छोटा सा यूनिट कर देता है। अब दिक्कत क्या होता है सर कि हम इन सब चीजों को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये भी हम में के ही यूनिट है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाकायदा नॉर्म्स है। उसके बाद में फिर उनके इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का किस तरीके से होना चाहिए, कौन कौन से हैजार्डियस टॉक्सिक कहाँ छोड़ना चाहिए, हम इसके बारे में लीस्ट बॉदर होते हैं क्योंकि हम हमारी दुनियाओं में बिजी है सर। अब ये इनको बार बार इन चीज़ों की तरफ में ध्यान इंडिकेट कराना और इनकी ड्यूटीज इनको याद दिलाना भी हमारा ही काम हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। कचरा जलने के कारण अभी क्या हो रहा है सर, जगह जगह पे कचरा एक्यूमुलेट होता है और सफाई कर्मचारी उसको जला देते हैं। अब उसमें प्लास्टिक भी जल रहा है। उसके अंदर में हमारा अगर 1200 मेट्रिक टन अगर कचरा पर डे निकल रहा है, तो मैं बताऊं आपको कि बाकायदा 10 से 12 मेट्रिक टन हमारे जो पैड्स होते हैं, हमारे जो बच्चों के डायपर्स होते हैं, वो होते हैं, वो भी जलाए जा रहे हैं। अब वो जो फ्यूम्स निकलती है उसके कारण जो आजू बाजू के जो रेसिडेंट है उनके अंदर में वो स्मेल करते हैं, सांस में जाता है और उनको कैंसर होता है। कचरा जलाने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 5,000 रुपए का फाइन रखा है कि अगर कोई फोटो अगर उसका अगर कोई ले ले तो वो आदमी की नौकरी भी जा सकती है उस कर्मचारी की, और 5,000 रुपए का फाइन है। अगर मैं सिविलियन भी जलाता हूँ तो मुझे भी फाइन है और एम्प्लॉय को भी फाइन है। अब होता क्या है सर कि ये ऑर्डर आने के बाद में 10 साल हो गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको, हमारे स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को जाके वहां बोलना पड़ता है, वहां मिलना पड़ता है कि सर ये इस तरीके का रूल है और मेरे घर के बगल में कचरा जलाया जा रहा है और वो सारा धुआं मेरे घर वाले पी रहे हैं। तो फिर उसके लिए हेल्पलाइन बनाई, फिर उसका नंबर, डेडिकेटेड नंबर दिया गया, फिर उसको प्रचलित किया गया, तो कचरा जलाने के प्रमाण कम आए। तो ये जितना भी पॉल्यूशन है, जितना भी ये सारी चीजें जो बढ़ रही है, ये आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज आप बीइंग ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, पूरा महीना देने के बाद में आपको एक सैलरी मिल रही है, आप उसको बचा रहे हैं भविष्य के लिए। आप किसी प्लानिंग के साथ में बचा रहे हैं कि इसको कंस्ट्रक्टिव वे में मकान बनाने के लिए, बच्चों के शादी ब्याह, मकान आगे के भविष्य के लिए लगाएंगे। लेकिन होता है कि बीच में ये सब के चक्कर में बीमारी आ जाती है, पैसा लॉस हो जाता है। तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि इनसे हम बचें, इसके प्रति हम जागरूकता फैलाएं और इन लोगों को अकाउंटेबल करें। और यही है सर, विद्या सा विमुक्त, यही संस्कृत का श्लोक है कि हमारा एजुकेशन हमको बंधनों से मुक्त करता है। मेरा काम सिर्फ इतना, एक पर्टिकुलर फिजिक्स मैंने याद किया, कॉपी पेस्ट किया, 90% ले लिया और मैं एक बहुत आइडियल स्टूडेंट हूँ, नहीं, ये बाकी की भी चीजें मेरी जिम्मेदारी है। यही तो सर हमको इनको सिखाना है कि ये तुमको अगर बचना है और आगे बढ़ना है तो ये सब चीजों की भी जानकारी लेना जरूरी है। और इसीलिए ये इंडक्शन प्रोग्राम में इसको इनकारपोरेट करने का भी कारण यही है कि हम अदर देन बिल्कुल हमारे सर। करिकुलम ये सारी चीजों को जाने, और सिर्फ ना जाने नहीं, इसको बाकायदा एग्जीक्यूशन मोड में लाए। ये थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। जी सर। सर मुझे पूछना था, अगर ये पोल्यूशन क्रिएशन का जो रेट है वो ऐसे ही चलता रहा और जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलता रहा, तो हमारे पास कितना टाइम बचा है? सर ये तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि 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 सर बहुत तेजी से इरिवर्सिबल टिप की तरफ में हम जा रहे हैं। और अभी ये वाला सीजन आपको, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये मार्च और मई अप्रैल मई दे देगा कि हमारे पास कितना कम समय बचा है। लेकिन सर अगर आग लगी है कहीं पे, तो हमारा कर्तव्य ये है कि अब ये कितनी देर में जंगल बचेगा ये जानने के बजाय मैं कहीं से पानी, मिट्टी या कुछ लाके फेंकूं और उसको बुझाने की कोशिश करूं। सो हमारी इच्छाएं हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए, हमारी इच्छाएं हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन खाली इच्छाओं से नहीं होता सर। मैं 2 लाइन बोलूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, अपने हिस्से की शाख को हिलाना होगा। सिर्फ मन में इच्छा करने से नहीं होता कि वो फूल बड़ा सुंदर है और मेरे पास में आ जाए, वो ब्रांच को हमको जोर से हिलाना पड़ता है। हम बचपन में सर आम चुरा के भागते थे तो गिराते थे, पत्थर मार के या ब्रांच को हिलाते थे। तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, अपने हिस्से की शाख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होता अंधेरे को कोसने से,
अपने हिस्से के दीपक को खुद जलाना होगा। तो आपको सर इसका सोल्यूशन तुरंत अडॉप्ट करना पड़ेगा और दिए को अपने जलाना पड़ेगा सर आगे। हॅलो सर. हाँ बोलिए। सर यावर्षीची आमच्या कॉलेजची थीम जी होती ती सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटवर होती आणि भरपूर सारे प्रोग्राम आम्ही घेतले याच्यावर आणि लोकांची जनजागृती वगैरे केली. पण मला सर जसं आपल्याला सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी जर काही एमओयू वगैरे करायचं असेल तर त्याच्या काही एजन्सी तुम्ही सांगू शकता का नागपूरमधल्या? कुठला कुठला आहे तुमच्या कॉलेज मॅडम? सर आमचं उमरेडचं कॉलेज आहे, रणधीर सिंग भोदरे महाविद्यालय. अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया. रणजीत सिंग भदोरिया महाविद्यालय. भदोरे. अच्छा अच्छा, हा बरोबर आहे. करता येईल मॅडम, भरपूर आहे. आम्ही स्वतः पण करतो आणि आमच्यासोबत बरेचसे एनजीओ आहेत ते करतात आणि ते आम्ही आणि त्या बरेचसे एनजीओ शोधत राहतात की कुठं सापडतील आणि कुठं आम्ही त्यांना हातभार लावू आणि हे करू. तर भरपूर आहे, जवळपास 50-60 एनजीओ नागपूरमध्ये चांगल्या आहेत जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये काम करत आहेत. तर ते मिळून जातील बिलकुल. माझा नंबर इथं डिस्प्ले केलेला आहे, स्क्रीनवर दिसत आहे. तुम्ही हे घेऊ शकता किंवा डिपार्टमेंटला पण कळू शकता. बिलकुल आपण करून देऊ, करता येईल. काही पूरा वीडियो बनेगा ना सर? में जिसकी वेबसाइट है उसमें डालती हूँ. माझा एक प्रश्न होता. हा सर. सर हे हवामान बदलावरचे जे उपाय करत आहे ते रोगापेक्षा भयंकर असतील का सर? म्हणजे हे जास्त खर्चाचं अधिक लोकांना गरिबीकडे नेतील का? एवढा जास्त पैसा खर्च होता याच्यावरती. कुठले उपाय सर, कुठले उपाय? हे जे आता उपाय सांगितले सर आपण, हा हे रोगापेक्षा पण भयंकर असतील का सर? म्हणजे नाही, मी समजलो ना सर, कुठले उपाय बद्दल बोलत आहे, एखादा सांगा ना. हे जे आपण उपाय सांगितले सर, एवढे म्हणजे CSR वगैरे फंड येतो कंपन्यांकडून, हा गव्हर्नमेंट म्हणजे क्लायमेट चेंज वरती एवढा पैसा देतो, बजेटमध्ये एवढा पैसा येतो. नाही नाही, हे तर त्या कंपन्याचा प्रॉफिट मध्ये आहे. भारत एक आपला एकमेव देश असा आहे की ज्यांनी कंपल्सरी केलेला आहे की तुम्हाला जर 5 कोटीच्या वर जर प्रॉफिट झाला तर तुम्हाला इतके इतके टक्के लोक कल्याणासाठी वापरावं लागेल. तर हा त्यांचाच पैसा आहे, त्यांचाच प्रॉफिटचा पैसा आहे आणि ते लोक करत आहेत. आता आपल्या नागपूरमध्ये ICICI बँक आहे, ते त्यांना जे प्रॉफिट होत आहे त्याच्यातनं काही हिस्सा हातभार ते लावत आहे. तर ते उलट सक्षम करत आहे. याच्यामुळे अजून गरीब नाही होणार लोक, उलट गरीब लोकांना मदत होईल जर त्यांनी प्रॉपर त्या गोष्टीचा फायदा घेतला तर. आज जेवढे कॉर्पोरेट आहे ते आपल्या प्रॉफिट मधून घेत आहे. जसं आपण आपल्या पगारात काही वर्गणी देतो, आपल्या स्थानिक मंडळ आहे त्या लोकांना काही पैसा देतो किंवा आपले जे क्लब असतात जवळपासचे प्लांटेशन असलं तर मग आपण त्यांना पैसा देतो किंवा गरीब पोरांना खाऊ घालतो किंवा एखाद्याला वृद्धाश्रमला भेट देतो, अनाथ आश्रमला आपण जातो, आपल्या NSSच्या कॅम्पमध्ये आपण नेतो आणि तिथे जाऊन त्या लोकांना मदत करतो. तर आपल्याच खिशातून देतो. तो ऍडिशनल गव्हर्नमेंटवर त्याचा भार नसतो. हा सगळा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे त्यांना जो प्रॉफिट मिळत आहे त्या प्रॉफिट मधून त्यांना द्यायचा आहे. सर पॉल्यूटर्स. सर येस सर. सर जैसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड अगर मुझे बैंक से लेना है तो उसका क्या प्रोसेस होता होगा? वो ऑलरेडी जैसा एरिया वाइज, जैसे अब मैं नागपुर की बात करूं, मैं आपको TCS की बात करूं या परसिस्टेंट की बात करूं या जितने भी कारपोरेट या डालमिया सीमेंट है, सो इनके अपने अपने इनके एजेंडे में इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है कि हमको हेल्थ में, वुमन एम्पावरमेंट में या किसी सेक्टर में काम करना है और कितना करना है वो देखते हैं. फिर उसके बाद में वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं. उसके बाद में बाकायदा उनका CSR का डिवीजन होता है. उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट उनके दिए हुए होते हैं, ईमेल ID दिए हुए होते हैं, फोन नंबर दिए हुए होते हैं. अगर आपको आपके इलाके में कुछ काम करना है तो आप प्रपोजल उनको डाल सकते हैं और उस प्रपोजल पे फिर आगे चर्चा करके वो जस्टिफाई करते हैं कि वाकई में ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है और वो फिर उस हिसाब से देते हैं. अभी जैसे मैं परसिस्टेंट के बारे में आपको बताऊं, परसिस्टेंट IT कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी में एक है, नागपुर की लीडिंग कंपनी है और बहुत अच्छे से वो कर रही है, हिंगना से लेके सभी तरफ कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है. कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने भी नए NGO आते हैं उनको मदद करती है. सर इसमें कैसा हो जाता है कि जैसे जो भी कंपनी है, हेलो जी सर. हाँ सर. हाँ सर, जो भी कंपनी है वो उसका खुद का अपना एक फाउंडेशन बना लेते हैं
बैंक तो नहीं करती है, लेकिन जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे नागपुर में केईसी कंपनी है, उसका खुद का एक फाउंडेशन है, केईसी फाउंडेशन, बिल्कुल जिसमें वो सोशल वर्क के लोगों को रख के एक पूरा का पूरा, तो वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड वो वहाँ यूज कर लेते हैं। तो सही। यानी बेसिकली कैसा होता है कि ये जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे कॉलेज में अपने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड चाहिए, और वो फंड के लिए मैं उसका अकाउंटेबिलिटी वगैरह सब मेंटेन कर लूँगा, लेकिन मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अलग से फाउंडेशन है। जैसे सपोज रिलायंस है, रिलायंस का अपना एक अलग फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन, फेयर एंड लवली फाउंडेशन। तो जब से ये लॉ आया तो वो तो पूरा का पूरा फाउंडेशन में ही जा रहा है उनका पैसा। नहीं, ये सर, ये पूरी बात वैसी नहीं है। एक्चुअली में फाउंडेशन होता है, लेकिन फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट कराता ही है। अभी मैं परसिस्टेंट फाउंडेशन की बात कर रहा था आपसे। रिलायंस हाँ फाउंडेशन जी। के साथ में हम भी काम कर रहे हैं, और हाँ। अल्टीमेटली केईसी फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन या परसिस्टेंट फाउंडेशन या टाटा ट्रस्ट का जो टाटा ट्रस्ट है या टिस है, इनके जितने भी फाउंडेशन है, ये एग्जीक्यूट तो कहीं ना कहीं किसी चीज से कराएंगे कराएंगे। इनको तो बिल्कुल रोक बिल्कुल सर, लगेगी। वो तो कराएंगे, लेकिन जी जी। उसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं? आप उसमें प्रपोजल दे सकते हैं सर। आप बता सकते हैं कि ये चीज की जरूरत है, ये नेसेसिटी है। आप लाइक फॉर एग्जांपल आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा रहे हैं कॉलेज में, या आप सोलार की एक लैब बनवाना चाहते हैं जो कि अदर देन करिकुलम है, और इसके लिए आपको हम्म। ग्रांट नहीं मिलता है, या सॉलिड वेस्ट का हम्म। आप कराना चाहते हैं, या रूरल एरिया में आप एक पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनवाना चाहते हैं और उसके अंदर में बच्चों को देना चाहते हैं, या आप अटल टिंकरिंग लैब है आपके पास में जिसके अंदर में 10 लाख रुपए मिल रहे हैं लोगों को, या आईआईसी है जिसके अंदर में पैसा मिल रहा है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन है जिसके अंदर में लैब बनाने का पैसा मिल रहा है, वो है आपके पास में, या बनाना चाहते हैं आप, तो आप वो प्रपोजल दे सकते हैं सराउंडिंग के कारपोरेट्स को, या 50 लोगों को ट्राई कर सकते हैं। आप बाकायदा लड़कों को सिखा सकते हैं, उनको भिजवा सकते हैं, या उन लोगों को आप एज ए गेस्ट बुला सकते हैं किसी कार्यक्रम में, और एक बार उनको जस्टिफाई होता है कि नहीं आप वाकई में करने वाले हैं, तो बिल्कुल होता है। अभी मैं आपको एक स्कूल की बात बताता हूँ। प्रोविडेंस एक स्कूल है यहीं पे सदर में, नागपुर में। रोटरी इंटरनेशनल से 25 लाख रुपए मिले, उन्होंने उसके अंदर में बढ़िया एक फाउंडेशन को, आईसीआईसीआई फाउंडेशन को दे दिया, और आज वहाँ पे होम अप्लायंसेस का रिपेयरिंग का सेंटर चल रहा है, उषा सिलाई मशीन के सेंटर चल रहे हैं। हमारे पास में गांव में एक स्कूल है जिसको हम एज ए मेंटरिंग करते हैं, सावनेर के पास में अभ्युदय। परसिस्टेंट ने उसको कई करोड़ रुपए दिया है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। सो ऐसा नहीं है कि वो जो फाउंडेशन है वो खुद ही यूज करता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोग लगते हैं। हाँ। आप अगर आप समय दें तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूँ कि लोग कहाँ Yes, sir. Rahul किस sir, तरीके से you करते हैं। मैं personally contact with Tanvir sir. बिल्कुल बिल्कुल Rahul sir. मैडम, हाँ Yes, जी, yes. हाँ जी, Yes, यस यस, Okay. बिल्कुल बिल्कुल। So I now थैंक यू। request Dr. Neeta madam. Neeta madam, are you there? येस मॅम. To kindly नमस्कार propose सर्वांना. vote. Thanks. येस मॅम. नमस्कार सर्वांना. आजच्या आपल्या तिसऱ्या सत्रात कन्व्हर्टिंग थ्रेट्स इनटू अपॉर्च्युनिटीज, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट या विषयावर माननीय श्री तन्वीर मिर्झा सरांनी मार्गदर्शन केले. सरांनी समस्यांना अपॉर्च्युनिटीज मध्ये कसे कन्व्हर्ट करायचे, आपली लाईफस्टाईल म्हणजे सकाळी उठण्यापासून टेस्ट पासून तर रात्री झोपताना बेड पर्यंत आपण पर्यावरणाला कसे हानिकारक वागत आहोत, तसंच या इकोलॉजी मध्ये आपले जे पार्टनर्स आहेत, प्राणी वनस्पती, यांना आपल्या चुकाचे परिणाम सहन करावे लागत आहे, अशा विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. तसेच ऍग्रिकल्चरल वेस्ट यापासून विविध वस्तू तयार करणे, इको स्पीड्स, फटाके, राखी यांसारखे इको फ्रेंडली वर्जनची खूप छान संकल्पना सरांनी सांगितली. मी UGC, HRDC आणि आपण सर्व पार्टिसिपंट्स यांच्यातर्फे सरांचे आभार मानते. सरांचे सेशन फार इन्फॉर्मेटिव्ह होते. वन्स अगेन थँक्स सर. तसेच आपल्या कोऑर्डिनेटर प्राध्यापिका प्रीती धार्मिक मॅडमचे देखील आभार मानते. मॅडमने मला आभार प्रदर्शनाची संधी दिली. थँक्स मॅडम. तसेच आपण सर्व माझे ऑनलाईन क्लासमेट्स, आपण सर्वांचे देखील मी आभार मानते. पुनश्च एकदा सर्वांचे आभार मानते आणि कार्यक्रमाची सूत्रे मी प्रीती मॅडम कडे देते. धन्यवाद. Thank you, madam. Thank you once again, sir, for your session. Thank you, sir. Thank you all of you. यहाँ पे हम रुकते हैं. कल का अपना रेगुलर शेड्यूल है, सुबह मिलेंगे 7:15 बजे. Thank you all of you. थैंक यू मैम।